नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हमारे 2 बजे के इस नियमित कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है। और कुछ जो अखिल स्वामी साहब हमारे साथ इस शो में जुड़ते हैं, ट्रैफिक में फंसने की वजह से कुछ विलंब हुआ है। उन्होंने आपको सूचित किया है, तो हम सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहेंगे कि विलंब हुआ इस कार्यक्रम में, हमारे निमित्त में। और देश भर में जो लोकसभा चुनाव पास है, तो राजनीतिक गतिविधियां पूरे उफान पर हैं। बीजेपी एनडीए अपने 400 पार के नारे को पूरा करने के प्रयासों में जुटी हुई है। तो इधर प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी पूरी गति से अपने गंतव्यों की ओर बढ़ती चली जा रही है। न्याय यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश में है। 400 पार के लिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है, ऐसा राज्य है जिसमें जो संकल्प है, बीजेपी का जो लक्ष्य है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है। और अब की बार 400 पार के लिए यूपी को फतह करना, और बीजेपी ने अपना लक्ष्य 80 का रखा हुआ है। तो इधर न्याय यात्रा राहुल गांधी जी की उत्तर प्रदेश में पहुंची हुई है। आज दूसरा दिन है और राहुल गांधी जी आज वाराणसी में हैं। वे वहां रोड शो कर रहे हैं। हम जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उस रोड शो को अभूतपूर्व वहां एक भीड़ उमड़ी हुई है, जबरदस्त माहौल है, हलचल है। और कहीं ना कहीं जो ये यात्रा को प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में जिस तरीके का एक समर्थन दिखता है, लोगों की भीड़ दिखती है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे में उसने बेचैनी तो जरूर पैदा की होगी। आ, राहुल गांधी जी की यात्रा का दूसरा दिन यहां है, 35वां दिन उनकी यात्रा का। कुल जो अब तक चल रही है शुरुआत, जो दूसरा दौर है, इसको हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 785 किलोमीटर की यात्रा सफर है और 13 जिलों में वो जाने वाली है। कई लोकसभा सीटों को टच करेगी। 8 जनसभाएं अभी होनी है। और सबसे खास यह है कि भले ही बीजेपी एनडीए ने कोशिशें की हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के रास्तों में कांटे बोए जाएं, कीलें खड़ी की जाएं, लेकिन वो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं राहुल गांधी तमाम झंझावातों के बीच, उनके प्रयास कहीं ना कहीं जो उनके विरोधी दल हैं, बीजेपी है, एनडीए है, उसमें खेमे में हलचल तो मचाए हुए हैं। और खासकर यूपी में अखिलेश यादव ने जिस तरीके का रुख और रवैया दिखाया है, वे भले ही इंडिया गठबंधन में कुछ हल्की फुल्की कठिनाइयां पैदा हुई हैं, कुछ दल कहीं अभी पूरी तरीके से साथ नहीं दिखते हैं, मन नहीं बन पा रहा है, कहीं कहीं कुछ कठिनाइयां पैदा हैं, बनी हुई हैं। इन सब के बीच जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, वहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी में जो ट्यूनिंग दिख रही है, वो क्या कुछ करिश्मा यूपी में कर पाएगी। ये जो बीजेपी का अपना संकल्प है, एनडीए का जो अपना नारा है, उसमें कितना अवरोध पैदा कर पाएगी। तो हम इस शो में इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब जुड़ चुके हैं। वे अपनी राय बेबाकी से प्रकट करते हैं। अखिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में जो जिस तरीके का राहुल गांधी जी का शो चल रहा है, उसे कैसे देखते हैं? ये जो मिशन 80 का सपना भारतीय जनता पार्टी ने संजो रखा है, उनका एक संकल्प बनाया हुआ है कि इस बार 80 पूरी जीतेंगे। क्या कितना इस सपना कुछ सच हो पाएगा? ये जो राहुल गांधी और अखिलेश जी की जो ट्यूनिंग है, कैसे क्या कुछ देखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया अखिलेश सर, अखिल सर। देखिए संजीव जी, जिस प्रकार से बिहार के अंदर हुआ, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है, देखिए अब इसे अतिशयोक्ति न माने, और मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूं अपने दर्शक श्रोता जिनका स्नेह हमें अपरंपार मिलता है। आज पहली बार ऐसा हुआ, 10 मिनट में लेट हुआ, मजबूरी थी, मैं क्षमा मांगता हूं। देखिए असल में जो 80 वाली सीट की बात हो रही है, जिस प्रकार दिशा में ये पूरे देश का माहौल बदल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल जाएं। अतिशयोक्ति मत मानिएगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसको ऑब्जर्व करना बहुत आवश्यक है।
पल्लवी पटेल ने, जिनको मैं बहुत, बेटी की उम्र के हैं, बहुत छोटी उम्र की हैं, लेकिन जिस प्रकार की तेजस्विता उनके अंदर है और जिस प्रकार की तेजस्विता उनके पिता थी जो उन्होंने इनहेरिट की है, अनुप्रिया पटेल ने तो शायद कम की है, लेकिन इन्होंने ज्यादा की है। उन्होंने मैसेज भी कम्युनिकेट कर दिया और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में मैं शामिल होंगी और अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई। देखिए, जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने जीप को चलाया, बिहार के अंदर मैसेज किया गया, मैसेज यह गया कि राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे नहीं है, ड्राइविंग सीट पे ओबीसी है। जो पल्लवी पटेल ने कहा, जब उन्होंने कहा अखिलेश ने जो राज्यसभा की सीटें दी ये सवर्णों को दे दी और बात करते हैं आप पीडीए की, और खुद ये बाद में कहा कि अभी तो विधान परिषद के टिकट हैं, लोकसभा के टिकट हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि पीडीए का ध्यान रखा जाए। देखिए, तेजस्वी यादव को कमान देना आज के तारीख में बिहार की राजनीति में, आप ये सोचिए कि दो दिशा में पूरा देश बटा हुआ है। हम लोग उन लोगों की परख करना चाहते हैं जो सिद्धांतवादी हैं। देखिए, मेरा कोई राजनीतिक परिवेश नहीं है, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, न कोई मेरी किसी राजनीतिक दल से कोई संबद्धता है, ना मैंने आज तक किसी की एक कप चाय भी पी है। मैं देश में ऐसा देश चाहता हूं जो मैंने अपने जीवन के पहले 60-65 साल देखा है। जिस प्रकार से मैं पंजाब बॉर्डर पे देख रहा हूं, देश को विखंडित होता हुआ देख रहा हूं, जिस प्रकार से केरला के सीएम को दिल्ली में आके गुहार लगाते हुए देख रहा हूं, जिस प्रकार कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को गुहार लगाते हुए दे रहा हूं कि हमें पैसा, मैं अपने देश को विखंडित होते देखना चाहता हूं। मैं ये भी चाहता हूं जिसको जाना है चला जाए, इसलिए चला जाए कि जिसके सैद्धांतिक कोई प्रतिबद्धता नहीं है, जो अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग नहीं है, वो जाना है चला जाए, अच्छी बात है। और ये बिहार और उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से अब चीजें उदय हो रही हैं, वो व्यक्ति जिसके ऊपर लाखों करोड़ों के घपले का मामला है, उसे राज्यसभा का टिकट दिया गया है, मतलब साफ है। राजभर साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे अगर मंत्री आपने नहीं बनाया तो फल भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। देखिए, वास्तविकता यह है, अखिलेश यादव ने बहुत परिपक्वता दिखाई है और तेजस्वी यादव को तो मैं सैल्यूट करने से कम नहीं हो सकता। देखिए, उनके पिता को जेल हुई, उनको ईडी, इसको ईडी, केजरीवाल को ईडी। आज के तारीख में पूरा जो वोटर है वो बटा हुआ है, या तो वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है या मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाने देना चाहता। जो नहीं बनाने देना चाहता वो टूटने वाला नहीं है, हतोत्साहित हो सकता है। उस हतोत्साहित होने का जो प्रक्रिया शुरू की थी इन्होंने, अजीत पवार ने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने, उसको आगे कुछ लोगों ने बढ़ाया, जैसे अशोक चौहान हैं, अभी और भी लोग जाएंगे। लेकिन जो लोग राइट विंग के हैं, जो गोडसे को अपना आराध्य मानते हैं, जो गांधी को नहीं मानते हैं, मैं ये चाहता हूं इंडिया गठबंधन को छोड़ दें, जिससे दो सिद्धांतों के बीच में लड़ाई हो। जो गोडसे को चाहते हैं उधर जाके खड़े हो जाए, चाहे वो 100 लोग हों, 100 कौरव हों, इधर जो रहे वो पांडव रहें, और जिनके साथ कृष्ण रहेंगे वो जीतेंगे, और जो सिद्धांतों के साथ रहेगा वो जीतेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से बिहार के अंदर परिवर्तन हो रहा है, असम के अंदर परिवर्तन राहुल गांधी ने कर दिया, झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने परिवर्तन कर दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर पल्लवी पटेल कैन बी ए गेम चेंजर। आपको पता होगा 2009 में कांग्रेस की जब 22 सीटें आई थी, उसका मुख्य कारण कुर्मी वोटर्स का कांग्रेस का वोट देना था। और यह जो मैसेज पल्लवी पटेल ने दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बेल्ट है और ये इतनी स्ट्रांग बेल्ट है और इतनी ज्यादा जो हैं ये लोग, और जितना स्ट्रांग मैसेज है और जितनी ज्यादा इनकी कटिबद्धता है, पोलराइज हो जाएगा पूरा वोट। और मुझे ऐसा लगता है कि अब 2024 की लड़ाई साफ हो रही है, तेजस्वी ने रास्ता खोल दिया है, अखिलेश को भी साथ चलना चाहिए और जिसको छोड़ के जाना है चला जाए। देखिए, हम तो सिद्धांतों से बंधे हुए हैं संजीव जी, हमारा सिद्धांत केवल ये है, देश में गांधी, महावीर और ये जो गुरु नानक है, अब गुरु नानक की संतानों को, गुरु गोविंद की संतानों को एक तरफ आप कहते हैं विचार विमर्श करेंगे, सीज फायर करो, और दूसरी तरफ उन पे गोली दागते हैं। ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन अगर देश अराजकता चाहता है, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, और जो देश की एकता, अखंडता चाहता है, सभी धर्म संप्रदाय को साथ लेना चाहता है, वो एकजुट हो रहे हैं। अच्छी बात है कि देश अपना धैर्य बनाए रखे और गांधी को जिताए 2024 में, मेरा केवल एकमात्र निवेदन है।
जी बिल्कुल। आपने अखिल सर बिहार की बात की, तो बिहार में हम ये देख रहे हैं कि वहां नीतीश कुमार फिर कुछ, जिस तरीके से लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई और लालू यादव जी ने जो कुछ कहा, इसे कैसे देखते हैं? क्या उनका जो आया राम गया राम पलटी मारना, कुछ संभावनाएं देखते हैं जब ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि देखिए, एनडीए या जो बीजेपी वो तो यूज करके थ्रो किया करती है। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि नीतीश जी को आज 4 दिन में ही समझ में आ गया है? ऐसा कुछ पा रहे हैं आप अखिल सर? देखिए संजीव जी, आपने कुछ घटनाएं देखी होंगी, आपने मिश्री लाल यादव को सुना होगा। जी। मिश्री यादव जो बीजेपी के एमएलए हैं, और वो एब्सटेन भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनके बेटे को रातों रात उठा के पुलिस ले गई। आपने बीमा भारती को सुना होगा। बीमा भारती एक विधायक, एक ऐसे समाज की विधायक जिनकी अपनी एक आन बान शान है बिहार के अंदर, उनके पति और बेटे को इसलिए अरेस्ट किया गया जबकि वो कह रही थी मैं विधानसभा में जाने वाली हूं और मैं एनडीए के समर्थन में वोट देने वाली हूं। जेडीयू की विधायिका और बीजेपी का विधायक, देखिए वहां पे पोलराइजेशन बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। जो इंडिया गठबंधन चाहता था वो पोलराइजेशन बीजेपी ने कर दिया है। जी, 3 विधायकों को तोड़ा, उसमें 2 विधायक ऐसे हैं, आप जानते हैं उनकी पृष्ठभूमि, जी। और जी। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर किस प्रकार की राजनीति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जो चाह रहे थे इंडिया गठबंधन वाले, आज के तारीख में राहुल गांधी और ये 1+1 11 हैं। और जिस प्रकार से मैं हरियाणा में बेस्ड हूं, हुड्डा जी की मीटिंग्स हो रही हैं हर जगह। होडल में मीटिंग थी कल, 10 दिन पहले फरीदाबाद में थी, हर जगह उनकी मीटिंग्स हो रही है। और जो पंजाब से टचिंग बॉर्डर्स हैं, जहां पे वो लोग हैं जो कि पंजाब से जिनका रोटी बेटे का रिश्ता है, इतने ज्यादा आंदोलित है। आप सोचिए संजीव जी, पूरे सर। विश्व में, क्या आज तक के इतिहास में, विश्व के इतिहास में अपने ही किसानों को रात में सोते हुए गोली चलाई जाती है क्या? अश्रु गैस, अच्छा एक तरफ कह रहे हैं शांति स्थापित कीजिए, एक तरफ कह रहे हैं किसान आंदोलित ना हो, शांत बैठे, और वे गोली चला रहे हैं। मिर्च भरा पानी, केमिकल, अरे मतलब देश में अराजकता क्यों पैदा कर रहे हो भैया? तुम गद्दी ले लो, तुम 400 नहीं, तुम 600 सीटें ले लो, 150 टेंट हाउस से मंगा लो, लेकिन देश को तोड़ो मत। तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया है कि देखिए उन्होंने अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा घटा लिया है। अगर वो लालू यादव के पास दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, और ये पिछली बार भी जब लालू यादव के पास गए थे तो यही कह के गए थे कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है। यही चिराग पासवान के माध्यम से बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर दिया था। इनसे बेहतर तो हैं अकाली दल वाले। अकाली दल वालों को पता चल गया, उन्होंने कहा भैया किसानों में इतना आक्रोश है, और ये कहा जा रहा है साहब केवल पंजाब हरियाणा का आंदोलन क्यों है? अरे बिहार वालों, आप जो मध्य प्रदेश वाले हैं उनको अरेस्ट कर रहे हो, कक्का जी को अरेस्ट कर लिया, जो कर्नाटका से ट्रेन में आते हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया, उत्तर प्रदेश में अरेस्ट कर रहे हो। लेकिन अब किसान भी कह रहे हैं कि हम तो नदी के रास्ते पहुंच जाएंगे, गलियों के रास्ते पहुंच जाएंगे। अरे मेन रोड ही में तो बोल्डर लगाओगे, कहां कहां? अरे देश के जवान किसान को आपस में क्यों भिड़ा रहे हो? तो बिहार के अंदर क्या आप देखिएगा, अभी तो चुनाव, अच्छा आपने चुनावी बॉन्ड में देखा किस प्रकार का तमाचा इनको पड़ा है। अच्छा, इतनी बेशर्मी देखिए, कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया। सीज करना था चुनावी बॉन्ड को और सीज कर दिया। अच्छा, फिर आईटी ने जब किया तो उसके बाद उसको, अरे यार क्यों अपनी भद्दे पिटा रहे हो यार? पूरे विश्व में इस प्रकार का, ये तो जनरल डायर ने जिस प्रकार से किया था उस तरह से। अच्छा, वो जवान बेचारे जो हैं वो भी उन्हीं खेतों से किसानों के बेटे हैं, और किसानों के बेटे उधर खड़े हुए हैं। तुम पूरे देश में ये दृश्य देख के लोग आक्रोशित हो रहे हैं। उनके आक्रोश को कम करो, उनको दिल्ली आने दो, वहां बैठ के, या अगर जब तक आपकी वार्ता चल रही है उन पे अश्रु गैस और ये सारी चीजें मत करो। एक किसान की मौत हो गई है, जैसे पिछली बार 750 किसान की हुई थी, उस बार तो आपने बेवकूफ बना लिया। अब इलेक्शन 3 महीने के बाद है, इसलिए मेरा निवेदन है साउथ वालों को बुलाओ, कर्नाटका तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाओ, वो आपके शत्रु नहीं हैं, इसी देश के मुख्यमंत्री हैं, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लालू यादव को परेशान करके, अखिलेश यादव को परेशान करके, बहन जी को परेशान करके, और इस प्रकार ईडी और इनकम टैक्स, 4 महीने के बाद अगर सत्ता बदली उसके बाद क्या होगा इस देश में? तो देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भारत माता से बड़ा कुछ नहीं है हमारे लिए। एनडीए यूपीए का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत माता जिस प्रकार से लहूलुहान हो रही है, मैं इसका विरोध करता हूं। निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, अमित शाह जी से, कृपा करके ये देश के नागरिक हैं, और ये जो बंदूकें और चट्टाने लगाई हैं ये चीन और पाकिस्तान और म्यांमार के बॉर्डर पे लगा दीजिए, यहां से हटा लीजिए। आपने रास्ते रोक दिए हैं,
पंजाब के अंदर घुस के आप आक्रमण कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश के जुरिडिक्शन में हरियाणा पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस कर रही है, यह गैर कानूनी है, अनुचित है। कृपा करके सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसा मत कीजिए, मेरे देश के साथ मेरी भारत माता को लहूलुहान मत कीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भारत माता को लहूलुहान मत कीजिए, लेकिन लगता है कि उन्होंने कोई भी जो संवैधानिक तरीका है उसको अपनाने को तैयार नहीं, छोड़ दिया है। तोड़ फोड़ हो रही है दलों में, किन किन को ले जाया जा रहा है। लेकिन एक चीज अखिल सर देख रहे हैं कि तमाम झंझावतों के बाद, तोड़ फोड़ के बीच राहुल गांधी जी का कॉन्फिडेंस लेवल भरपूर है, हाई है उनको कॉन्फिडेंस लेवल, उनके कहीं विचलित नहीं दिखते हैं। अभी जब यूपी में हम उनको देख रहे हैं लगातार, तो हमने पाया कि शांत है उनका चेहरा। क्या उनके मन में क्या चीजें हैं, वो मान रहे हैं कि देश जान रहा है? कैसे देखते हैं अखिल सर आप, जो यात्रा को हम पुनः उस पर लौटते हैं, जो यात्रा चल रही है उस पे क्या पाते हैं? कहीं उनके मन में वो विचलित नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि एनडीए, मोदी जी, अमित जी कहीं ना कहीं वो विचलित नजर आते हैं कि साम नाम दंड भेद कैसे पहुंचा जाए। दोनों की तुलना को अगर हम चाहें तो आप क्या कहिएगा अखिल सर? देखिए, इसलिए राहुल गांधी विचलित नहीं है, हम जैसे देशभक्त भी विचलित नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन ने अपना कद बढ़ा लिया है। जो उनके साथ किया गया, जिस प्रकार से एक आदिवासी को पकड़ के और ऐसे केस में जिसमें वो कह रहा है कि मैंने जमीन खरीदी नहीं, आपने झारखंड अपने हाथ से खो दिया। उसके बाद बिहार के अंदर आपने तेजस्वी का कद बढ़ा दिया। अरे जिस उम्र का तेजस्वी यादव युवा है और जिस प्रकार की परिपक्वता वो दिखा रहा है, वो कह रहा है नीतीश कुमार से विधानसभा के अंदर, आप दशरथ जैसे पिता हैं। दशरथ जी ने भगवान श्री राम को, खैर उनकी मजबूरी थी, भगवान नीतीश जी आपकी क्या मजबूरी थी? आपने राम का वनवास क्यों करा दिया? लोगों को नौकरियां मिल रही थी लाखों, तो इसलिए विचलित नहीं है, क्योंकि देश में हम इस समय देखिए शेरों की गिनती कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों की, देखिए मैं एक चीज संजीव जी को स्पष्ट बताता हूं, जो आज बीजेपी के समर्थक हैं मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं, जो मोदी जी के समर्थक हैं मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं, लेकिन अगर चुनाव हारने के बाद वो बाएं दाएं करेंगे और अपना मोदी जी को छोड़ के कांग्रेस की तरफ आने का प्रयास करेंगे, मैं उनको भी कहूंगा तुम अपने सिद्धांतों पे नहीं टिके हुए हो। जो आदमी अपने सिद्धांतों को बदल ले, गांधी से गोडसे की तरफ चले जाए या गोडसे से गांधी की तरफ चले, वो मेरी पसंद नहीं। देश यही देखना चाह रहा है आज के देश तारीख में। देश में 60%, अब देखिए तमिलनाडु के अंदर स्टालिन अपना एक परिपक्व चेहरा दे, उद्धव ठाकरे, डीके शिवकुमार, केरला, तेलंगाना का आप देख रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री किस प्रकार की परिपक्वता दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में अशोक चौहान चले गए क्योंकि 3 भ्रष्ट लोग महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के अनुसार थे। अजीत पवार थे, छगन भुजबल थे और अशोक चौहान थे, तीनों चले गए बीजेपी के पास। महुआ मोइत्रा कह रही है मुझे भी आमंत्रण था बीजेपी में आ जाओ। जिसको पैसे के बदले प्रश्न पूछने का आरोप लगा के लोकसभा से निकाला, उसको अपनी तरफ मिलाने की तैयारी में है। तो देखिए अब की तारीख में जिनको 2024 के बाद ऐसा शासन चाहिए, जिस शासन में देश का किसान, 2 स्टेट के बीच में बाउंड्री वॉल बना दी गई हो। किसान कह रहे हैं ऐसी बाउंड्री वॉल तो पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं है, ऐसी तो म्यांमार बॉर्डर पे नहीं है जो आपने अपने तो जिन्हें ऐसी सत्ता चाहिए उनको मुबारक हो, वो भी भुगतेंगे। हम तो देखिए टीचर हैं, हमें तो जीवन देखा है, भारतवर्ष, प्यारे भारतवर्ष को देखा है, अटल जी, नेहरू जी का जमाना देखा है, प्यार और मोहब्बत देखी है। हम इसकी परिकल्पना कर सकते हैं किस प्रकार का देश मैं नहीं बनने देना चाहता, प्रयासरत हूं। इसके बावजूद अगर देश की जनता इस प्रकार की, लेकिन मैं एक चीज के लिए आगाह कर देना चाहता हूं, जब वो सत्ता में आएंगे, आपने कितने भी झंडे लगाए हो, कितने भी ट्रोलिंग की हो, उसके बाद आप भी नहीं बख्शे जाएंगे। जब लाखों किसानों को ये नहीं बख्श रहे, महाराज आप भी क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल रही है, बिहार के अंदर नियुक्ति मिल गई, ज्वाइन भी कर लिया, तनख्वाहें भी मिल रही हैं। तो आपको ऐसा देश चाहिए या आपको ऐसा देश चाहिए जहां जवान और जो किसान है वो आपस में भिड़ा हुआ है, किसान तब भी शांति से बैठे हुए हैं और जवान जो है वो बंदूकें ताने खड़े हुए हैं? ये देश के लिए दुर्भाग्य है। लेकिन अगर देश के कुछ लोग ऐसा चाहते हैं तो उनकी इच्छा मैं उनको समझा सकता हूं, बाध्य तो कर नहीं सकता। उसके बाद जैसा भी देश होगा, अपना देश है, इसी देश में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अपनी तरफ से प्रयास करते रहेंगे, अभी भी कर रहे हैं।
बाकी जैसी भगवान की इच्छा, जैसी जनता की इच्छा। जी बिल्कुल, जी। आखिर सर आपने जो कहा ये जो तोड़-फोड़ चाहे आपने महाराष्ट्र का गिनवाया हो या और हम देखते आ रहे हैं जहाँ-जहाँ से राहुल गांधी जी की यात्राएँ निकली हैं। अभी मध्य प्रदेश में उस यात्रा का प्रवेश होना है, अगले सप्ताह मध्य प्रदेश होगी और मध्य प्रदेश में भी चल पड़ा है। अब जो ऐसे शख्स आपने कहा गांधी और गॉडसे की विचारधारा की बात की, कमलनाथ जिन्हें इंदिरा गांधी जी अपना तीसरा सुपुत्र कहा करती थी, उनका जो निष्ठा है वो भी कहीं संदेह के दायरे में आ गई है। चर्चाएं बड़ी गर्म है। कैसी राजनीति है? जिनको कल तक आप भरपूर गालियां दिया करते थे, आप उन्हें सिख विरोधी बताते थे। हमने कल देखा मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि वो राम मंदिर में जो रोड़े अटकाए गए कांग्रेस द्वारा वो दुखी है तो आए, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। ये कैसी राजनीति है? कैसा ये दृश्य है? क्या कहिएगा अखिल सर आप? नहीं, नहीं, देखिए, ये जब पीढ़ी का परिवर्तन होता है, भाई कमलनाथ जी से अब उमंग साहब जो हैं, अब उमंग सिंघार, अब ये आदिवासी नेता, यंग लीडर कटारे साहब हैं या जीतू पटवारी हैं। देखिए, जब एक जैसे हम हैं, मैं बुजुर्ग हूं, तो अब मैं वानप्रस्थ आश्रम होता है, सन्यास होता है, 50 से 75 तक वानप्रस्थ होता है, फिर सन्यास होता है। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे, अपना राजपाट छोड़ के जंगल चले, अब जंगल बचे नहीं। कमलनाथ जी को बड़े आराम से, इत्मीनान से 40 साल सत्ता भोगी आराम, लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो ही इज वेलकम। अभी अभी केवल केवल चर्चाएं, हम नहीं कह रहे कि वो जा रहे हैं, लेकिन चर्चाएं सरगर्म है। जो उनका लैंग्वेज, आज उनके सुपुत्र ने अपने ट्विटर अकाउंट या जो एक्स अब कहते हैं उससे उन्होंने वो कांग्रेस का जो निशान था वो हटा लिया है। तो संदेह तो पैदा होते ही है ना। ये कैसी राजनीति, जिस जिस कांग्रेस ने आपको सब कुछ दिया, ऐसे बड़े नेता है, और जो विरोधी दल उनका बीजेपी एनडीए वो उन्हें बड़े सहर्ष ले रही है। कहाँ जा रहा है ये देश? किस और जा रही है देश की राजनीति सर? नहीं, नहीं, ये तो अच्छी दिशा में जा रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर कमलनाथ जी रहते हैं, अच्छा है, इज्जत बनी रहेगी और वो वहां जाएंगे। अरे भाई, वहां पे जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर 4 बार के हैं, उनको हटाया जा सकता है, वसुंधरा राजे को किनारे किया जा सकता है, तो महाराज आपको क्या इज्जत मिलेगी? 2024 के बाद आप कल्पना मत कीजिए कि आपको कोई जो बार्गेनिंग हुई है वो हो जाएगी। नीतीश कुमार ने ये समझ लिया है, जो बिहार की हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, मैं इस समय चाहता हूं जिसको जाना है चला जाए, जो रह जाएगा, जो रह जाएगा, और जो अपने सिद्धांतों, क्योंकि देश इस समय एक डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। कमलनाथ जी का क्या होगा, कमलनाथ जी जाएंगे, कौन जाएगा, लेकिन ये बात सही है, ये जो सिंघार हैं ये शुरू से कहते आ रहे थे, और जीतू पटवारी, भाई ठीक है, आप किस तरह, लेकिन सिद्धांतों की अगर लड़ाई होगी, जैसे बिहार के अंदर कल्पना आप नहीं कर पा रहे थे 15 दिन पहले जब नीतीश कुमार ने बदला था, कोई ये कल्पना नहीं कर पा रहा था कि वहां पे तेजस्वी यादव इस प्रकार से चमकेंगे। चमक गए। अभी उमंग सिंघार चमकेंगे, जीतू पटवारी चमकेंगे। तो इसलिए जिनको जाना है, जो कि छिपे हुए हैं, जो एक प्रकार के उनके अंदर मिले हुए हैं, और ऐसी रणनीति, तो चले जाएं, जिसको जाना है चला जाए। जो मेहनत कर रहा है, जो सिद्धांतों के साथ लगा हुआ है, जैसे सीपीआई एमएल बिहार के अंदर लगी हुई है, तेजस्वी लगे हुए हैं, तो ये एक प्रकार का आप ये समझिए रीओरिएंटेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो रहा है। इस आइडियोलॉजी में देखिए, मैं कह रहा हूं, मेरा एक सिद्धांत है, मैं गांधी को मानता हूं। मैं इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, सवर्ण सबके बीच में चाहता हूं प्यार मोहब्बत का माहौल रहे। मैंने अपने घर में तिरंगा लगाया। मैंने सारे मोहल्ले में, चाहे मेरे यहाँ तिरंगा कम लगे और भगवा ज्यादा लगा, मैंने तिरंगा ही लगाया, और मरते दम तक अपने घर में केवल तिरंगा, मेरे लिए झंडा एक ही है। लेकिन जो अपने सिद्धांत बदलना चाहता है, मैं उसको नेता नहीं मानूंगा। कल तेजस्वी यादव हो, अखिलेश हो, राहुल हो, अगर इन्होंने भी ऐसी विचारधारा को सपोर्ट किया जो कि गोडसे के या गांधी के विचारधारा के विरुद्ध या गोडसे की विचारधारा के समर्थन में जाती हो, मैं इनका भी साथ छोड़ दूंगा। आई सपोर्ट तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के प्रति मेरे मन में श्रद्धा बढ़ गई, चंपई सोरेन के प्रति मन में श्रद्धा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने जेल जाना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं किया। क्योंकि हेमंत सोरेन से भी कहा गया था कि आप यहाँ पे सरकार गिरा दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अब अशोक चौहान पे कुछ नहीं होगा। तो मैं ऐसे समय पर जो अपने सिद्धांत तो छोड़ें, और देश के, भाई अंग्रेजों के जमाने में भी लोग जो है माफी मांग के पहुंच गए थे, पेंशन लेने लगे थे, लेकिन आज उन्हें अच्छी नजर से देखा जाता है क्या?
अच्छी नजर से किनको देखा जाता है? जिन्होंने, देखिए देश से बड़ा तो संजीव जी कुछ नहीं है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे देश की छवि किस तरह की है, पूरे विश्व में मेरे देश की छवि कैसी है? ये छवि है पूरे विश्व में अगर सर्वे करा लेंगे तो महात्मा गांधी के स्टैच्यूज, महात्मा गांधी के प्रतिभाव, इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए कंट्री फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी केम। तो महात्मा गांधी है मेरे देश का आदर्श। अब आप गोडसे का आप बना दीजिए, चलिए राष्ट्रपिता बना दीजिए गोडसे को, कोई नहीं मानेगा, पूरा विश्व नहीं मानेगा। अब गांधी को बदनाम कर लीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कितना बदनाम कर लीजिए, लेकिन देश की पहचान महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो जो इन सिद्धांतों को छोड़ना चाहता है, वो राजनीतिक राज्यसभा सीट मिल जाएगी, मंत्री बन जाएंगे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उनके जब प्राण निकलेंगे तो उस समय उन्हें कष्ट होगा, प्राण निकलने में कष्ट होगा। अगर अपने सिद्धांतों में, अरे यार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद कितनी उम्र के बच्चे थे, अपना सब कुछ त्याग दिया। जो अशफाक उल्लाह खां थे, उन्होंने कहा मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो मुसलमान थे। उन्होंने कहा लेकिन मैं मुसलमान होने के बावजूद ये अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि अगला जन्म मेरा भारतवर्ष में हो, और तब तक अगर भारतवर्ष स्वतंत्र ना हो तो मैं फिर प्राण दूं यहाँ के लिए। ये है भारतीयता, ये है हिंदुस्तानियत। अब वो सिखों को भी आप खालिस्तानी बता देते हैं, क्रिश्चियनों को आप पता नहीं क्या बता देते हैं, मुसलमानों को बता देते हैं। मेरा देश तभी उन्नति करेगा जब 142 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे। राजनीतिक लाभ के लिए अगर धर्म और जातियों के बीच में आप द्वेष पैदा कर रहे हैं, उसमें दरार डाल रहे हैं, तो ये राष्ट्र हित में नहीं है। मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन अगली पीढ़ी इसको झेलेगी। मैं तो केवल यही प्रार्थना कर सकता हूं, मेरी पुकार सुनिए और ऐसे नेता को चुनिए जो देश को फाहा लगा सके, उसको शांति दे सके, उसे ठंडाई पहुंचा सके, और किसी को महसूस 142 करोड़ में ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कि उसके साथ किसी प्रकार की हीन भावना फैलाई जा रही है। वी ऑल हैव इक्वल राइट इन दिस कंट्री। ये साझा देश है, सभी, ये पेरियार वालों को भी मानने वालों का भी देश है, ये अंबेडकर को मानने वाले का भी है, श्री राम को मानने वाला का भी है, काली को भी मानने वाले का है। ये देश सबका है, सभी सभ्यताओं का संगम है ये देश। इसकी ब्यूटी को बिगड़े नहीं, इसके लिए मैं प्रयास करता रहूंगा। फिर जन्म लूंगा तो फिर प्रयास करूंगा कि महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध का ये देश बने। अब बने ना बने, भगवान की इच्छा है। बिल्कुल, हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारा जो मूल विषय है कि यूपी में राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी कितना कामयाब होगी, आपने काफी कुछ उस पर बताया। क्या कुछ 2024 का भविष्य, अभी जो सब कुछ चल रहा है देश में, जो चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो केंद्र का या प्रतिपक्ष विपक्ष जो प्रयास कर रहा है, क्या भविष्य देख रहे हैं अंतिम आप फिलहाल में जो 2024 लोकसभा चुनाव के मान से, आप क्या ये जो प्रयास, चाहे वो राहुल गांधी के प्रयास हो, विरोधी दलों के प्रयास हो उनके साथ, और सत्तारूढ़ दल, क्या नजर आ रहा है आपको फिलहाल? अंतिम सवाल। देखिए, जहां तक मुझे, जिस प्रकार से पंजाब की घटना जब से ये हुई है और जिस प्रकार से निरंकुश प्रदर्शन हुआ है किसानों के साथ, और जिस प्रकार से आसाम में नैरेटिव को चेंज राहुल गांधी ने कर दिया है, जिस प्रकार से झारखंड के अंदर नैरेटिव को चेंज कर दिया, छत्तीसगढ़ के अंदर एक बयार बह रही है कांग्रेस की, जबकि यह माना जा रहा था पिछली बार 2 सीटें मिली थी कांग्रेस को, तो सीट कम करनी है 30। उत्तर प्रदेश में भी जब पल्लवी पटेल ने स्टेटमेंट दिया तो मैं घबराया था, मैं परेशान हुआ था। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं पल्लवी पटेल को एक बहुत परिपक्व और एक जुझारू, एक संघर्ष करने वाली, क्या ये वोटों में तब्दील होगा? जो कुछ शो चल रहे हैं, जो सब, आपको लगता है, आप मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट कि वोट में तब्दील करने में कामयाब होंगे राहुल और टीम? देखिए एक होता है ना, मैन परसीव्स व्हाट ही वांट्स टू परसीव, ये साइकोलॉजिकल एक वो है। देखिए, मैं क्योंकि आशान्वित हूं इस देश की परंपराओं से और उससे, तो मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से ये पल्लवी पटेल ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जिस प्रकार से तेजस्वी और राहुल ने अपनी परिपक्वता दिखाई है, और अखिलेश भी अगर यही परिपक्वता दिखाते हैं, जो पल्लवी पटेल ने कहा कि आई विल ज्वाइन, तो मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए, जयंत चौधरी कभी दिखाई पड़ रहे हैं पिछले 5-7 दिन से? कोई स्टेटमेंट दिख रहा है, कोई ट्वीट दिखाई पड़ रहा है, उनका चेहरा दिख रहा है? आज के तारीख में जयंत चौधरी चेहरा दिखाने लायक वेस्टर्न यूपी में नहीं है, अपने एरिया में नहीं है। अभी एक मंत्राणी महोदय गई थी मुजफ्फरनगर में, दौड़ा लिया था भीड़ ने। अगर इनको ये किसान आंदोलन 1 महीने पहले शुरू हो गया तो जयंत चौधरी ना छोड़ते, उन्हें पता चल गया है, और बीजेपी को भी पता चल गया है बीजेपी बिहार के अंदर क्यों पलटी मार रही है, और नीतीश कुमार क्यों
सोच रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार हैज बिकम ए लायबिलिटी। आज नीतीश कुमार ये सोच रहे थे 45 से मैं 90 में पहुंच जाऊंगा, वो 45 से 5 में पहुंच जाएंगे। और 17 सीटें अगर उनको दे दी इन्होंने, बीजेपी वालों ने, 17 में से 2-3 सीटें भी नहीं जीतेंगे, क्योंकि इस समय वहां पे जो पिछड़ा दलित वाली राजनीति है और जो जनसंख्या गणना की बात हो रही थी वो सारी पीछे हो गई है। तो ये पोलराइजेशन हो गया है। मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे पल्लवी पटेल को अगर आगे करके फेज बना के, जिससे कि जो कंसोलिडेशन इन लोगों ने यादव विहीन बैकवर्ड्स को कंसोलिडेट किया था, अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से करें और अति पिछड़ों को और अति दलितों को स्थान दें, उनको आगे लाएं। जो पहली लिस्ट दी है समाजवादी पार्टी ने, बड़ी अच्छी लिस्ट है। उसके अंदर आप देखिए शाक्य हैं, बहुत बड़ा एरिया है जहां शाक्य डोमिनेशन है, बहुत बड़ा एरिया है जहां कुर्मी डोमिनेशन है, पासियों का बहुत जगह डोमिनेशन है। तो पासी, कुर्मी और शाक्य को इन्होंने 2-2 सीटें दी हैं। इसका मतलब यह है कि जो एक कास्ट एरिथमेटिक है उसको अच्छी तरह से पकड़ा है। और अगर यही करेंगे, राज्यसभा टिकट आपने जो देने थे दे दिए, लेकिन ये जो अब इलेक्शन होने वाला है पार्लियामेंट का, इसमें अगर आप रिप्रेजेंटेशन उनको देंगे जिनकी आप बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बातें करेंगे पीडीए की और सीटें देंगे किसी और को, तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये कंसोलिडेशन हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी अपनी गणना है, बाकी जब रिजल्ट आ जाएंगे, अभी तो 3 महीने बाकी है, पता नहीं क्या क्या उलटफेर हो जाए। मैं बीच में टोकते हुए पूछ रहा हूं, मैं इसमें और ऐड कर दीजिएगा कि क्या मोदी जी एनडीए अपने ही जाल में फंस गया है, फंस रहा है, ऐसा दिखता है आपको नहीं फाइनली? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है संजीव जी, मोदी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत बीजेपी के अंदर पनप रही है। जी, क्योंकि देखिए जो कार्य प्रणाली है माननीय मोदी जी की, वो कार्यप्रणाली जितना विरोधियों को परेशान करती है, उससे ज्यादा बीजेपी वालों को परेशान करती है। बिल्कुल, भाई बिल्कुल सही। सोचिए ना, अगर कोई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आपने पैसे खर्च करके आप दिल्ली में आपने कोठी ले ली, तनख्वाह मिल रही है 2 लाख रुपए, खर्चे हो रहे हैं 10 लाख रुपए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को ट्रीट करना है। निर्णय आप कोई रिकमेंड कर ही नहीं पाते, आप किसी को कोई सुविधा दे ही नहीं पाते, आप किसी की नौकरी नहीं लगवा पाते, आप किसी का कुछ नहीं करा पाते, क्योंकि वहां चलती है पीएमओ की, आपकी बात ही नहीं सुनता कोई। अपोजिशन वालों का था, संजीव जी आप भी जानते होंगे, आप तो बड़े राजनीतिकों को नजदीक से देखते हैं, अपोजिशन वालों के ज्यादा काम हो जाते हैं, सत्ता पक्ष वालों का काम नहीं होता, क्यों कहते हैं ये तो इनकी क्या न्यूसेंस वैल्यू है। अपोजिशन वाले की तो न्यूसेंस वैल्यू है, और कल हो सकता है अपनी तरफ इसको 25-30 करोड़ लेके लेना पड़े, तो इसकी बातें सुनते रहो जिससे ये संतुष्ट रहे। तो देखिए जब आपका काम ही नहीं होगा, जब आपकी बात ही कोई नहीं सुनेगा, तो फिर आप में विद्रोह क्यों नहीं पनपेगा। अभी मजबूरी है, लेकिन धीरे 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 मेरे ख्याल से, और एक चीज मैं केवल अब देखना चाहता हूं, केवल एक चीज संजीव जी, अगर वो सही दिशा में चली, जहां तक आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा है कि हम 13 सीटों में लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। मैं हमेशा से कहता आया हूं, कांग्रेस और आपको एक सामने लड़ना चाहिए। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर 7 सीटों और 6 सीटों की आम आदमी पार्टी बात कर रही है, वो गलत बात है, वो अनुचित है। क्योंकि मैं दिल्ली के पास रहता हूं, मैं ये जानता हूं असेंबली के अंदर अरविंद केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस बड़ी पार्टी है और नेशनल पार्टी है। इसलिए दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे और 4 और 3 सीटों या 5 और 2 सीटों का समझौता होगा, बीजेपी 7 सीटें हारेगी। इस बार एक एक सीट की लड़ाई है, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक एक सीट की लड़ाई में अगर रणनीतिक आपने कोई गलती गुजरात में जाके जैसे विधानसभा में किया था आम आदमी पार्टी ने, वो गलत है। आप अगर लड़ना है पंजाब में लड़िए, आराम से लड़िए। गुजरात की एक सीट जो आप कह रहे हैं, ठीक है, वहां संघर्ष है भरूच की सीट का, लेकिन हरियाणा में लड़िए, वेस्ट बंगाल में आपस में लड़िए, केरला में लड़िए। लेकिन दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं तो 7 सीटें जीतेंगे, और मिलकर नहीं लड़ेंगे तो एक भी सीट नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं देखना चाहता हूं केजरीवाल साहब को, अब तो मैं उनके बहुत सारे रणनीतिक का वो होने लगा हूं प्रशंसक। अब मैं देखता हूं 10 दिन के बाद प्रशंसा करूंगा या निंदा करूंगा, समझौता होगा कि नहीं होगा, इससे पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी भी क्या कुछ झुक रही है। मुझे नहीं लगता झुकेगी। अखिलेश भी अपना रूप दिखा रहे हैं, और तेजस्वी के प्रति और हेमंत सोरेन के प्रति मेरे दिमाग में श्रद्धा बहुत बढ़ गई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अकल सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को जो स्थिति है उस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, ये थे अखिल सर, जिन्होंने स्पष्ट किया कि जो स्थितियां हैं उसमें इंडिया गठबंधन भले ही बिखरा बिखरा दिखे, जो उनकी अखिल सर की पूरी बातचीत का हम लबो-लुआब देखें तो ठीक है, दिखता है बिखराव, लेकिन देश में कहीं ना कहीं माहौल बन रहा है। माहौल पक्ष में भी परिवर्तित होगा, ये अखिल सर स्पष्ट इशारा कर रहे हैं। विपक्ष को निराश होने की जरूरत नहीं है और विपक्ष निराश है भी नहीं। उन्होंने साफ कहा कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है तमाम झंझावतों के बावजूद, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो और भी विपक्षी जो नेता हैं, दल हैं, वो पूरी ताकत से अपने प्रयासों में जुटे हुए हैं और उम्मीद यही है कि 2024 कहीं ना कहीं विपक्ष की जो प्रयास है उसमें रंग भरेगा, उसमें रंग जरूर लाएगा। तो आज के इस शो में, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमें जो ये वीडियो है ये आपको कैसा लगा, इससे के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।